परिवर्तन है। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। जुमा के रोज दिल्ली में दो बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। पहले तो यह कि बीजेपी के रुकन असेंबली रामवीर सिंह विधूड़ी ने यह दावा कर सनसनी फैला दी कि आम आदमी पार्टी के 18 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और फिलहाल 7 अरकान असेंबली उनके राब्ते में है और बीजेपी आला कमान की हिदायत पर किसी भी वक्त सरकार बनाई जा सकती है, यानी कि बीजेपी 24 घंटे के अंदर सरकार बना सकती है। और दूसरा यह कि दिल्ली का आम बजट पेश किया गया है। दिल्ली के लिए बजट वजीर मालियात अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया। दिल्ली के लिए इस मरतबा 36,776 करोड़ का बजट है। खास बात यह है कि दिल्ली में इस मरतबा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बिजली की जो शरें हैं थोड़ी सस्ती की गई हैं। 200 यूनिट तक खर्च करने पर ₹1.20 और 400 यूनिट तक खर्च करने पर ₹1.80 की सब्सिडी दी जाएगी। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी को आप और कांग्रेस के कुछ एमएलएस की हिमायत हासिल है तो पार्टी दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बना लेती। वहीं बजट में भी बीजेपी ने दिल्ली वालों के साथ चालाकी दिखाई है। पहले बिजली के दाम बढ़ाए गए और फिर बाद में मामूली 20 पैसे की सब्सिडी दी गई। क्या बीजेपी दिल्ली के आवाम को बेवकूफ बना रही है? उधर दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मलेशियन एयरलाइंस तैयारा हादसे की। मलेशियन एयरलाइंस को मिसाइल से गिराए जाने का इम्कान है, ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है। यूक्रेन हुकूमत इसकी जांच कर रही है। तैयारे में सवार सभी 295 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। उधर मलेशिया के वजीर आजम नजीब रज़ाक ने इसे दहशतगर्दाना कार्रवाई बताया है और इसमें शामिल लोगों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया है। क्या जानबूझकर इस तैयारे को गिराया गया? अगर नहीं तो मलेशियन एयरलाइंस ने सेफ्टी मेजर क्यों नहीं लिया? इस हादसे से दूसरे ममालिक को क्या सबक लेने की जरूरत है? इन्हीं सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। दिल्ली में बीजेपी के रुकन असेंबली रामवीर सिंह विधूड़ी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 18 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और फिलहाल 7 अरकान असेंबली बाज़ाब्ता तौर पर उनके राब्ते में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आला कमान हुक्म दे तो दिल्ली में बीजेपी 24 घंटे में हुकूमत बना सकती है। मैंने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा है, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग और 10 विधायक भी हमारे साथ और हैं। तो हमने कहा कि मैं इस संबंध में कोई फैसला नहीं कर सकता हूं। जो आपका सुझाव है, जो आपका प्रस्ताव है, मैं अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने रख दूंगा। सिराज नकवी साहब, कल तक आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि उनके एमएलए इंटैक्ट हैं और जो कुछ भी हो रहा है और जो छोड़ करके जाने वाले हैं वो कांग्रेस के अरकान असेंबली जाने वाले हैं कि 18 अरकान असेंबली का मामला इनके इंकशाफ हो गया है अचानक और 7 को तो कहा है कि लगातार राब्ते में। और ये भी बीजेपी कह रही है कि अगर आला कमान इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर हुकूमत बन सकती है। किस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है इस वक्त दिल्ली असेंबली यानी दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि रामवीर सिंह विधूड़ी जो कुछ कर रहे हैं उनके बात पर यकीन कर लेना पूरी तरह से कोई मुनासिब नहीं होगा। ये उनका दावा है कि उनसे 7 एमएलए मिले हैं आके आम आदमी पार्टी के और 10 के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये कि 7 आदमी साथ थे और उन्होंने जिन 10 के बारे में कहा उनकी बात तो बिल्कुल ही उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। दूसरी चीज है कि सारा मुझे ये लगता है कि सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं, जिस तरह की कोशिशें और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये अभी आपको याद होगा कि हमारे वजीर दाखिला ने कहा था कि बीजेपी इस तरह से सरकार बनाने में यकीन नहीं रखती और किसी भी तरह से तोड़ फोड़ की कार्रवाई के जरिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो अब अगर ये बात सही है तो फिर रामवीर सिंह विधूड़ी ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं आला कमान के पास इस बात को पहुंचाऊंगा? जाहिर है कि अवाम के सामने ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बहुत दूध की धुली पार्टी है, बहुत साफ सुथरी पार्टी है, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहती और इससे अवाम में अपनी इमेज को बेहतर बनाने की कोशिशें बीजेपी बिलवास्ता तौर पर कर रही है।
मैं कम से कम ये मानता हूं। जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है या तोड़फोड़ की बात है, तो फिलहाल जो हालात है उसमें ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि इस तरह इतनी आसानी से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई लेकिन जिस तरह से खामोशी है इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से, कोई रद्दअमल नहीं आया है, तो इसे समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ अंदर में चल रहा है जरूर। आज जैसे कि हमने बताया कि आज दो वाकयात हुए हैं। एक तो ये कि बीजेपी ने दावा किया है कि 17 अरकान असेंबली उसके साथ हैं आम आदमी पार्टी के, और दूसरी तरफ अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर। दिल्ली के लिए इस मरतबा 36,776 करोड़ का बजट है। दिल्ली में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। बिजली में सब्सिडी के लिए 260 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 200 यूनिट तक खर्च करने पर ₹1.20 और 400 यूनिट तक खर्च करने पर ₹1.80 की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 1300 नई लो फ्लोर बसें लाई जाएंगी। गरीबों के लिए 18,000 घरों की तामीर कराई जाएगी और 30 नए स्कूल खोले जाएंगे। 185 रैन बसेरे बनाए जाएंगे। रोहिणी में एक नए मेडिकल कॉलेज के क़याम की भी तजवीज़ है। वर्ष का दिल्ली का जो बजट है वो 36,776 करोड़ रुपए का है, जिसमें 12,066 नॉन प्लान और 17,700 प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। इस 36,776 के व्यय के सामने 31,571 करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से इकट्ठा हुआ है, 11,061 रुपया नॉन टैक्स, 699.71 कैपिटल रिसीट्स, और जो बचा हुआ 3,672.09 था वो केंद्र सरकार ने दिया है। इस बजट में कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। दिल्ली में बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं, विशेष रूप से 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक, उनके ऊपर बोझ ना आए और इन दोनों श्रेणियों में ₹1.20 और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। उधर बजट पर आम आदमी पार्टी का रद्दअमल आया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट पर की नुक्ताचीनी की है। आपके लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मरकज और दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है और फिर भी बजट में लोगों को कुछ नया नहीं मिला। बिजली के बोझ से दिल्ली के आवाम दबते जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली के लिए कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आमतौर पर केंद्र की सरकार नहीं होने पर मिल जाती हैं, रुकी रहती हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोक लुभावन जैसी चीजें भी नहीं मिली। बाकी चीजें छोड़ दीजिए, जब हम सरकार में थे तो हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए थे। उससे पहले शीला दीक्षित ₹1 की सब्सिडी देती थी। ₹3.90 पे ₹1 की सब्सिडी मिलती थी। आज ये ₹1.20 की सब्सिडी देंगे, तो 20 पैसे का फायदा हुआ। ये क्या फायदा हुआ? आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया था कि बिजली के रेट आधे हो सकते हैं, और उसकी वजह से आज पूरी दिल्ली में लोग कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो 3 महीने हमारे बिजली के दाम आधे हो गए थे। ये तो शीला दीक्षित वाले रेट हो गए। शीला दीक्षित वाले रेट से दुखी हो गई तो लोगों ने शीला दीक्षित की सरकार को हटाया था कि जी बिजली बड़ी महंगी हो गई, लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी रेट पे बिजली देना चाहती है जिस पे शीला दीक्षित दे रही थी। तो फायदा क्या हुआ? ऊपर से ये कह रहे हैं स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। कहां खोलोगे? आप डीडीए के कब्जे में सारी जमीन दे रखी है आपने। हमने 500 नए स्कूल खोलने की कवायद शुरू की थी और 116 स्कूल्स पे काम हो रहा था, जिनमें से 97 स्कूल एकदम फाइनल स्टेज पे थे कि उनका कहीं किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता था, कहीं किसी का प्लान तैयार होता था, कहीं जमीन के लिए हम लोग डीडीए से लड़ रहे थे। 97 स्कूल हमने 49 दिन में प्लानिंग में सारे ला दिए थे। 20 पैसे का फायदा, क्या फायदा? ये सवाल आम आदमी पार्टी का। मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि पूरी तरह से आवाम को ठगने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा तवज्जो लोगों की है वो इस बात पर मरकूज है कि दिल्ली में सरकार किसके बनने जा रही है। एक दावा पेश किया है सिराज नकवी साहब, कह रहे हैं कि बीजेपी के एमएलए की इन बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें हवा में भी पहले भी कही जा चुकी हैं। लेकिन पूरी तरह से ये दावा किया जा रहा है। इरफानुल्लाह साहब आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 7 तो राब्ते में है, 10 उनके साथ भी है। आप तो कह रहे थे, आपकी पार्टी कह रही थी कि हमारे एमएलए पूरी तरह इंटैक्ट है, कांग्रेस की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। ये अचानक क्या हो गया इरफानुल्लाह साहब? आपके किसी बड़े लीडर का कोई रद्दअमल भी अब तक नहीं आया है? देखिए, जिस एमएलए ने बात कही है जो इस वक्त बीजेपी में है, पहले वो जनता दल में रह चुके हैं और नरसिम्हा राव के जमाने से किस तरह से शिफ्ट करके कांग्रेस में गए थे, ये सबको मालूम है।
अभी कुछ दिन पहले जब ये कुछ कांग्रेस के लोग ज्वाइन कर रहे थे पार्टी को, उसमें विदुड़ी साहब भी थे जी जी, और ये कहकर नहीं पहुंच पाए, वहां के जाम में फंस गए हैं और दूसरे दिन बीजेपी में चले गए थे और देखा है, तो लिहाजा उनकी बात पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ और सिर्फ ये जवाब पेश करना चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ नहीं आए, आम आदमी पार्टी ने हमें मदद नहीं की, इसलिए हम बीजेपी में जा रहे हैं। अब एक नया सिलसिला कल से शुरू लेकिन होना तो ये चाहिए इरफानुल्लाह साहब कि अपने तमाम एमएलएस की परेड करानी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, जिस तरह से पहले हो चुका है, जो रवायत भी रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है आपकी तरफ से। हमारे एमएलए की कल भी मीटिंग हुई थी, कल हमारे सारे एमएलए प्रेजेंट थे, आज भी हमारे एमएलए से हमारा राब्ता है, पार्टी का राब्ता है और इंशाल्लाह अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो जल्द हम करेंगे। लेकिन ये हवा में तीर छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ये पसे पर्दा बीजेपी के साथ सरकार, कांग्रेस और बीजेपी लोग मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में है। ये सिर्फ जवाब तलाश करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी तैयार नहीं हुई, वरना हम तो गवर्नमेंट बनाने जा रहे थे। जवाब तलाश करना चाहते हैं कहना इरफानुल्लाह साहब का। आपने सिराज नकवी साहब, आपकी दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि हवा में तीर चल रही है, आप भी कह रहे हैं हवा में तीर चल रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से जब रिपोर्ट वजारत दाखिला ने मांगी थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि दिल्ली के अवाम जो है इलेक्शन के हक में नहीं है, हुकूमत साजी होनी चाहिए, कौन बनाए इससे एलजी को कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि किसी तरह का प्रेशर लेफ्टिनेंट गवर्नर पर होता है या हो सकता है, या फिर बीजेपी पूरी तरह से सरकार बनाने की पोजीशन में आ गई है इस वक्त दिल्ली में भी? बीजेपी सरकार की जो पिछले 2 महीने की तकरीबन कारकर्दगी रही है, वो इस बात का सबूत है कि गवर्नर्स के ताल्लुक से उसका क्या रवैया रहा है। कितने गवर्नर्स को हटा दिया गया, हटाया बराह रास्त नहीं हटाया गया, लेकिन उन पर दबाव डाला गया और उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा। जो नहीं हटे उनके तबादले किए गए हैं और कुछ लोग अभी भी उनके सर पे तलवार लटकी हुई है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई फैसला इस तरह का तबादले का हो सकता है। तो बीजेपी का रवैया आईनी इदारों के ताल्लुक से जो रहा है वो बहुत थोड़े अरसे में सबके सामने आ गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर अगर ये मान लिया जाए कि कोई दबाव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते थे, इसलिए कि इसका कोई जवाब नहीं कि दिल्ली के अवाम इलेक्शन नहीं चाहते। जब किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो इसके अलावा दूसरा हल क्या निकलता है कि इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन तो कहीं भी अवाम नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन एक मजबूरी होती है क्योंकि आईनी बुरहान पैदा हो जाता है कि अगर सरकार का कोई काम नहीं कर रही है तो बहुत से बहुत 6 महीने तक ही आप गवर्नर नाफिज रख सकते हैं। तो इन हालात में अगर गवर्नर कुछ कह रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अवाम इलेक्शन नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई इशारा जरूर होगा। और अगर नहीं भी ऐसा इशारा तब भी शायद ये भी मुमकिन है कि वो बीजेपी के खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह की रिकमेंडेशन कर रहे हों। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें से बहुत वाज़ेह तौर पर यह कोई दावा नहीं किया जा सकता कि सरकार बन ही जाएगी। और जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है, ये सब बातें हवा में हैं, इनको बहुत संजीदगी से तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि कोई सामने एकदम खुल कर तस्वीर ना आ जाए। इरफानुल्लाह साहब, दिल वालों की दिल्ली जो है राम भरोसे कहा जाए, कई महीनों से दिल्ली का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये और कहा जा रहा है, भले ही दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि अभी बीजेपी की ही सरकार बिलवास्ता तरीके से दिल्ली में चल रही है, लेकिन क्या इसका कोई हल होना चाहिए? हुकूमत बननी चाहिए। एलजी की तो रिपोर्ट आ गई है कि इलेक्शन के हक में नहीं है यहाँ के लोग। अब हुकूमत साजी के लिए 3 पार्टियां हैं जो तीनों मिलकर के कोई भी मसले का हल निकाल सकती है। सबसे पहले पोजीशन पर अगर कहा जाए तो खुद बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस के एमएलए के बारे में भी कहा जा रहा था। और ये ताजा खबर जो है आपके एमएलए के बारे में है, क्या बातचीत हुई है अपने सीनियर लीडरान से और आपके अपने अराकीन असेंबली से? किस तरह का से कहा जा सकता है कि इंटैक्ट है आपके सभी एमएलए? देखिए, ये जिस तरह से हो रहा है, दिल्ली के साथ बड़ा मजाक हो रहा है और जिस तरह से दिल्ली के अंदर डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है, वो बहुत ही तकलीफदेह है। इस वक्त सीधी सूरत हाल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है कि वो पॉलिटिकल देखेंगे लोग क्या कह रहे हैं और आवाम में क्या दिलचस्पी है। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस है, 4 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आएगा, वहां पर लीगल पॉइंट डिस्कस होगा कि एक सरकार ने जाते वक्त रिकमेंड किया था कि इसको डिसॉल्व करके इलेक्शन कराए जाएं। इरफानुल्लाह खान साहब का आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर पूरी तरह से कहना है कि उनका कोई भी जो रुकन असेंबली है वो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं है और पूरी तरह से इंटैक्ट है उनके सभी एमएलए। उन्होंने जवाब दिया है बीजेपी के एमएलए का। होना क्या आने वाले कुछ दिनों में या कहा जाए कि कुछ घंटों में ही इसका खुलासा हो सकता है, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान आने के बाद बहुत सारी चीजें पूरी तरह से वाजे होने वाली हैं कि कहाँ क्या होना है। पीर को राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है
इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के जरिए, उस पर भी बहस होनी है पार्लियामेंट में। हुकूमत तैयार हो गई, या फिर उसके बाद दिल्ली में हुकूमत साजी के सिलसिले में भी हतमी फैसला, पीर तक बहुत सारे बड़े फैसले होने हैं, वजीर आजम का इंतजार है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफानुल्लाह साहब का। सिराज नकवी साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लौटते हैं फौरन बात करेंगे हम जो कि मलेशियाई तैयारे का जो हादसा हुआ है उसके सिलसिले में। थॉमस एडिसन ने कहा था, एक अच्छी सोच का महत्व उसके इस्तेमाल में है। थॉमस एडिसन की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले बिहार के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 31 जुलाई को पटना में। समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सोल्यूशन। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। Powered by Gujarat Gromid. Gujarat Gromid, a brand leader product. Gromid add vitamin, baby oil and soap. Associate sponsor, Dr. Zakir Hussain Institution and IIBM Patna. Padho vocational, bano professional. Supported by NSIC. Industry partner, BSE, SME. Print partner, Rashtriya Sahara. International telecast partner, Almi Samay. A Media 100 initiative. वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी सिराज नकवी साहब। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहे मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे को ग्राउंड टू एयर मिसाइल से गिराए जाने का इम्कान है। यूक्रेन की हुकूमत इसकी जांच कर रही है। तैयारा हादसे का शिकार यूक्रेन में रूस की सरहद के पास हुआ था। तैयारे में सवार सभी 295 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। उधर मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिलने का भी दावा किया गया है। रूसी हामी अलहदगी पसंद तंजीम ने यह दावा किया है। यूक्रेन के वजीर दाखिला का कहना है कि यह हमला रूसी हामी अलहदगी पसंद तंजीम ने ही किया है। हादसे से मलेशिया, रूस, यूक्रेन समेत कई ममालिक में खलफशार है। और ऐसी खबर है कि हादसे के बाद अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। और मलेशिया के वजीर आजम नजीब रज़ाक ने दहशतगर्दाना कार्रवाई में शामिल लोगों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर यह साबित हो जाता है कि जहाज को दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ बिला ताखीर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तहरीरी बयान पढ़ते हुए नजीब रज़ाक ने कहा है कि इस हादसे की हकीकत जानने के लिए मलेशियाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। हम आपको बता दें कि यूक्रेन का कहना है कि तैयारे को मिसाइल के जरिए मार गिराया गया है। Unable to verify the cause of this tragedy, but we must and we will find out precisely what happened to this flight. No stone will be left unturned. If it transpires that the plane was indeed shot down, we insist that the perpetrators must swiftly be brought to justice. और यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे को निशाना बनाने से साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा है कि उनकी फौज ने तैयारे पर हमला नहीं किया। पोरोशेंको ने इसे दहशतगर्द हमला करार दिया है। Shooting down a civilian aircraft is an act of the international terrorism targeted against the entire world. This is a wake-up call for the whole world, and we expect it for an adequate response from the international community. सिराज नकवी साहब, इस वक्त एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक तलाश नहीं कर पाए हैं लोग। काफी एक्सपर्ट से बात की जा रही है और जो माहिरीन है उनसे भी बात की जा रही है कि यह हादसा है या तखरीबकारी, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस हादसे को? देखिए, रूस में और यूक्रेन में पिछले काफी दिनों से जो छपकली जारी है और जिसने बिल्कुल बैनुल अक़वामी शक्ल अख्तियार कर ली है, उसमें इस इम्कान को पूरी तरह मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके सिलसिले में किसी भी माहिर से या किसी भी सहाफ़ी से
वाज़ेह तौर पर कोई जवाब तलब करना कोई मुनासिब नहीं है, इसलिए कि जाहिर है कि हम लोग भी जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं अखबारात के जरिए, मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए, या जो पिछले दिनों यूक्रेन के हालात रहे और रूस में और यूक्रेन में और अमेरिका में इस पूरे मामले को लेकर जो तनाज़ा चलता रहा है, उसकी रोशनी में हम कुछ बात कह सकते हैं। तो इस बात का इम्कान है कि इस तरह का हादसा इसको निशाना बनाया गया हो, लेकिन जब तक के पूरी जांच के नतायज सामने नहीं आ जाते उस वक्त तक कोई बात हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। और इसी बीच समय न्यूज नेटवर्क के इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज विजेंद्र सिंह इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, तरह तरह की बातें आ रही हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाई बताया जा रहा है और रूस की अलहदगी पसंद, रूस नवाज अलहदगी पसंद तंजीमों पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या ये वाकई हादसा था या फिर दहशतगर्दाना कार्रवाई थी? किस तरह की बात अब तक सामने आई है आपके पास जो ताजा अपडेट्स हैं? जहाँ तक ये पूरा क्या हुआ है और मलेशियन एयरलाइंस के प्लेन को जिस तरह से वो एक तरह से कहा जाए कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सबसे अहम बात है जो तस्वीर अभी तक जो सामने आई है उसके मुताबिक बताई यही जा सकता है कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसको किसी दहशतगर्द ने ही निशाना बनाया है और मिसाइल से ही किसी तरह का अटैक किया गया है, क्योंकि जिस तरह का जो क्रैश किया है, जो प्लेन क्रैश करने के बाद जो उसका डेब्री है, मलबा है, वो काफी दूर में फैल गया है। तो लिहाजा इससे ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कोई किसी आतंकी गुट ने ही इस पूरे हादसे को अंजाम दिया हो, लेकिन अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। वैसे मलेशिया के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब रजाक ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उसके अलावा यूक्रेन की तरफ से भी पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से क्रैश हुआ है और गिरा है और प्लेन का जो मलबा काफी दूर तक फैला है, उससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसमें मिसाइल से ही अटैक किया गया है। जी विजेंद्र जी, ब्लैक बॉक्स मिलने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे बहुत सारे राज जो है अफशा हो सकते हैं? तो क्या वाकई ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इसकी पुष्टि हो गई है? देखिए, जहाँ तक ब्लैक बॉक्स मिलने की बात है उसकी अभी आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि वहाँ जो चश्मदीद है या जो खोजबीन में जो टीम लगी है उसके मुताबिक यही बताया गया है कि ब्लैक बॉक्स मिले हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन सबसे अहम बात है कि ब्लैक बॉक्स से भी कितने और किस हद तक जानकारी मिल पाएगी ये कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर मिसाइल अटैक किया गया है तो मिसाइल अटैक इतना सडन हुआ होगा, इतना तुरंत हो गया होगा और पूरा प्लेन में जो बताया जा रहा है कि मिसाइल अटैक उसी समय क्रैश हुआ और प्लेन में बड़ी जोर से आग लगी, तो लिहाजा उस ब्लैक बॉक्स से भी कितनी तस्वीर साफ हो पाएगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अभी तक जहाँ तक ब्लैक बॉक्स के मिलने की बात है आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो विजेंद्र सिंह जो हमारे नुमाइंदा है समय न्यूज नेटवर्क के और आलमी उमूर देखते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये पूरी तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जैसे सिराज साहब ने कहा कि अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम शुक्रिया अदा करेंगे विजेंद्र जी फोन लाइन पर अपडेट्स देने के लिए। सिराज साहब, लगातार जैसा कि आपने विजेंद्र जी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि इस बात का पूरा इम्कान है कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाई है क्योंकि मिसाइल से हमला किया गया है। अब जो परत दर परत जब इसकी तफ्तीश होगी तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का नतीजा सामने आ सकता है और किन हालात में ये वाकया पेश आया है? देखिए, मैं एक तो ये मानता हूं कि मुझे नहीं लगता कि रूसी हुकूमत इसमें मुलविस होगी। ये क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। रूस में जिस वक्त यूक्रेन की जो सरकार है वो अमेरिका की हामी है और जो बागी ग्रुप है यूक्रेन में वो रूस का हामी है। तो ये असल में बैनुल अक़वामी सियासत का मरकज बना हुआ है इस वक्त यूक्रेन, और बैनुल अक़वामी सियासत नहीं बल्कि रूस और अमेरिका जो किसी जमाने में सर्द जंग में मुलविस रहे हैं उनकी आपसी सियासत का मरकज बन गया है ये। और अमेरिका एक तरफ रूस को हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ रूस जो है यूक्रेन के बहाने अमेरिका पर हमलावर है। तो इन हालात में कौन से ग्रुप ने ये काम अंजाम दिया होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोई भी हुकूमत चाहे वो यूक्रेन की हुकूमत हो चाहे रूस की हुकूमत हो, कोई जिम्मेदार हुकूमत ये काम सीधे तौर पर नहीं कर सकती। अलबत्ता बागी ग्रुप दोनों तरफ से हैं, तो बागी ग्रुप ने अगर ये किया है तो उसमें यह मान लेना कि इसमें कोई हुकूमत जिम्मेदार है, रूस जिम्मेदार है, पुतिन जिम्मेदार है, मुझे लगता है ये बहुत मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है कि किसी भी बागी ग्रुप ने ये कार्रवाई अंजाम दी हो
और उसका मकसद क्या है, ये तो जाहिर है कि उसके जांच के जैसे जैसे आगे तफ्तीश बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा। फिलहाल ये खबर है कि ब्लैक बॉक्स मिला है, हालांकि इसकी भी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई है। विजेंद्र सिंह ने भी बताया कि इसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मिसाइल से हमले किए गए तो ब्लैक बॉक्स में बहुत ज्यादा कुछ उसके बारे में पता चलने का भी इम्कान नहीं है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चला है। हम शुक्रिया अदा करेंगे सीनियर साथी जनाब सिराज नकवी साहब का हमारे साथ आने के लिए, हमें गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। तो नाज़रीन, फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन इजाजत से पहले हम आपको बता दें कि आलमी समय इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इसे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आलमी समय।